गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो फिजिक्स का सेशन हम लोगों का चल रहा है, उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी और पावर, मतलब कार्य ऊर्जा और शक्ति का तीसरा लेक्चर। वर्क एनर्जी और पावर जो चल रहा था उसका तीसरा लेक्चर। हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ लिए थे ऊर्जा का रूपांतरण। वहाँ तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों को हम लोग डिस्कस किए थे। गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दोनों का उदाहरण क्या है, उसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। बहुत सारी मैटर पर हम लोग आपस में बात भी कर चुके थे, पढ़ाई भी कर चुके थे। आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और उस पर कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। आज कहानी है, सबसे पहला कहानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसी को आप हिंदी में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल एनर्जी। और शॉर्ट में इसको पीई लिखते हैं। पीई का नाम मतलब क्या? पी से पोटेंशियल, ई से एनर्जी, ठीक है। उसी को बुलाते हैं आप स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा है क्या? हमने क्या कहा था आपको, देखेंगे। सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका मास m है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। आपने अच्छा, इस पर फोर्स कितना लगेगा? इस पर फोर्स लग रहा होगा mg। अच्छे से आप समझिएगा। पहले ये वस्तु पोजीशन A पर था। आपने क्या किया, इस गुरुत्वाकर्षण, ये जो mg है ये कौन सा बल है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल। आपने क्या किया, इस गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध किया। अच्छे से समझेंगे। आपने क्या किया, इस गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध किया। इस गुरुत्वाकर्षण का विरोध कैसे किया? सवाल ये उठेगा, इस गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध कैसे किया? तो देखेंगे, आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? mg। आप विरोध कैसे किया? जैसे आपके पास एक कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस पर नीचे mg, तो आप कैसे करेंगे? इसको ऐसे उठाएंगे। मतलब आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, यहाँ देखिएगा, आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो किसके विरोध में लगाओगे? mg के विरोध में। सर कितना फोर्स लगाओगे? तो आप भी उतना ही फोर्स लगाओगे जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन आप किधर लगाओगे? ऊपर की तरफ। जब नेट फोर्स जीरो है, जब नेट फोर्स जीरो है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी बहुत कम होगा। इसीलिए अगर पोटेंशियल पढ़ना है, स्थितिज पढ़ना है, तो उस वस्तु में गति नहीं आनी चाहिए। अगर उस वस्तु में गति आ गई तो थोड़ा सा पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में बदल जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बहादुरों से ये निवेदन है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जिस समय आप पोटेंशियल को पढ़ रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रोसेस को वेरी स्लोली किया जाए। फिर समझिए, अगर किसी को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना, उसको समझाना पड़ेगा कि आप क्या करिए, इस प्रोसेस को वेरी स्लोली करिए। वेरी स्लोली करेंगे तभी वेलोसिटी लगभग जीरो होगा। और वेलोसिटी जैसे ही जीरो होगा, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जरा सा एक सेकंड देखेंगे। वेलोसिटी जैसे ही जीरो होगा, तो वेलोसिटी जैसे ही आपका जीरो होगा, ओके, तो वेलोसिटी, हाँ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक नहीं न चल रहा है, अब ठीक चलेगा, ओके। चलिए, तो क्या हुआ कहानी में कि वेलोसिटी आपने जीरो किया। जैसे ही आपने वेलोसिटी जीरो किया तो जो काइनेटिक एनर्जी का एंटर होता, जो प्रवेश होता, वो बंद हो गया। मतलब जो एनर्जी है वो टोटल को कैसा हो गया? वो टोटल हो गया पोटेंशियल। तो वो जो एनर्जी है वो टोटल कैसा हो गया? वो एनर्जी टोटल हो गया पोटेंशियल। हम लोग को ये समझना है। अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लास को और ये समझेंगे। मान लेते हैं कि ये वस्तु पहले ए पर था, उसको यहाँ से हटा के लेके चले गए हम बी पे, और वो कितना हाइट ऊपर है? h हाइट ऊपर है। और इसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान m है, उसको ए से हटाए और कहाँ ले जाके रख दिए? उसको ले जाके रख दिए बी पर। अब बताइए, क्या आपको कुछ कार्य करना पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? क्या पूछ रहे हैं हम? कार्य करना। अरे भाई साहब, अगर आप किसी वस्तु को, एक बोरा को उठा करके छत पे रखते हो तो कार्य करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एकदम पड़ता है। तो आपको कार्य करना पड़ा। कार्य कितना हुआ होगा? अब यहाँ पे समझिए आप अच्छे से, कार्य कौन कर रहा है? ये आप हैं, समझिए, ये आप हैं। और ये कौन है बताइए? ये हमारी पृथ्वी मैया है, पृथ्वी है। ये आप है और ये पृथ्वी है। कार्य कौन कर रहा है? सर कार्य आप भी कर रहे हैं, कार्य पृथ्वी भी कर रही है, दोनों कार्य कर रही है। ये इस बल से आप करते हैं और इस बल से पृथ्वी करती है। गौर करिए सर, यही ना आपका H जो है, यही क्या है आपका? यही आपका विस्थापन है। गौर करिए, विस्थापन किसकी दिशा में है?
आपके फोर्स की दिशा में विस्थापन है, बल भी ऊपर विस्थापन भी ऊपर, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, लेकिन पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आप जो कार्य करेंगे यहां पे देखिए, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन। यदि कार्य आप करना चाहते हैं तो आपका बल लेंगे कितना F, विस्थापन कितना है h, विस्थापन लेंगे h, लेकिन आपने भी कितना फोर्स लगाया, आपने भी लगाया mg इंटू h, तो ये क्या बन जाएगा mgh। और यही जो कार्य है मेरे प्यारे लाल, ये जो कार्य है, हमने कल क्या कहा, हमने पीछे वाले लेक्चर में ये बताया कि हमारे ही द्वारा किया गया कार्य पोटेंशियल या काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब हमने ये कार्य किया, यही कार्य किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब यही कार्य घूम के क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, कितना हो गया, m इंटू जी इंटू एच। अब जरा समझेंगे, अब ये पोटेंशियल कौन बनाया, ये पोटेंशियल हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स किसका लिए है, गौर कर बाबू मुशाए, गौर कर बाबू मुशाए, फोर्स किसका है, F आपका, ये फोर्स किसका है, आपका फोर्स। चलिए अब हम अगला हेडिंग आपके सामने लाएंगे, एक नोट लिखेंगे और नोट में पढ़ाएंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE। ये बराबर होगा पृथ्वी के द्वारा लगा फोर्स, पृथ्वी के द्वारा लगा फोर्स गुना ऊंचाई। पृथ्वी कितना फोर्स लगाई है, mg, और ऊंचाई कितना है h। लेकिन एक बात, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना हो गया 180, 180, तो थीटा हो जाएगा 180, और कॉस 180 का वैल्यू -1, दिमाग में रखेंगे। इसका मतलब GPE का फॉर्मूला क्या होगा, -mgh। ये फॉर्मूला समझिए, समझना पड़ेगा। अगर ये पूछ दे आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, m इंटू जी इंटू एच, लेकिन पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, -m इंटू जी इंटू एच। अब एक सवाल पूछेगा, अब एक क्वेश्चन इस पे कितना बढ़िया पूछता है वो देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछता है कि 10 kg के वस्तु को आपने 10 kg के वस्तु को आपने 20 मीटर ऊंचे स्थान पर ले जाकर रख दिया। तब एक नंबर में आप पोटेंशियल एनर्जी बताइए, 2 नंबर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए। आपने रखा, हम क्या समझाए, आपके द्वारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर इसके सॉल्यूशन में आप जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m इंटू जी इंटू एच। m कितना है 10 kg, और हाँ m होना चाहिए, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, m होगा kg में। अगर कहीं ग्राम तराम में दिख गया तो उसको kg में बनाइए, नहीं बनाइएगा तो विद्या कसम दे देंगे। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। h क्या है, h है आपका जमीन से ऊंचाई, h क्या है, तो h है आपका जमीन से ऊंचाई, h क्या है, h है आपका जमीन से ऊंचाई। तो गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है कहानी में, mg इंटू एच, जी कितना होता है 10, h कितना दिया, कितना 20 मीटर, तो ये कितना हो गया 20 गुना 10, 200 गुना 10, 2000 जूल, क्योंकि ये तो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या बताई थी, जूल। ओके चलिए, अगर हम GPE कोई पूछेगा तो यहाँ देखिए सर, पोटेंशियल एनर्जी भी mgh और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी mgh, केवल अंतर है माइनस का। तो जितना ये आंसर होगा उसी का निगेटिव ये होगा, -2000 जूल, -2000 जूल, -2000 जूल, -2000 जूल। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, इसका आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको हमें बतानी। सवाल ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान पॉजिटिव है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान निगेटिव है, ऐसा क्यों है? क्या इसका आंसर ये है कि सर पोटेंशियल एनर्जी में जो बल लग रहा है और जो विस्थापन है दोनों सेम दिशा में है, इसीलिए ये धनात्मक है, और यहाँ पे विपरीत है इसीलिए ऋणात्मक है, या कोई और आंसर हो सकता है? अगर हो सकता है
तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ओके, तो ये क्या था, ऐसा सवाल कहाँ पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछेगा। ओके चलिए, अब हम थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग में को हिंदी में भी स्प्रिंग ही कहते हैं। समझिए, आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग का बनावट इस प्रकार का होता है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। आप मान लेते हैं अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या होगा, लंबा होगा, स्प्रिंग लंबा होगा। तो स्प्रिंग के द्वारा जो आपने जो खींचा, स्प्रिंग को जो आपने खींचा, तो गौर करेंगे हम स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे तो स्प्रिंग खुद को ऊपर खींचेगी। नहीं समझेंगे ये बात, स्प्रिंग हमेशा अपने अंदर एक अपोजिंग फोर्स, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, लगाता है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे तो स्प्रिंग खुद को किधर खींचेगी, ऊपर खींचेगी। और जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है, स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है उसको हम लिख देते हैं F। स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है -kx। इस फॉर्मूला को समझिए, -kx। तो स्प्रिंग फोर्स बराबर कितना हो गया, -kx। अब एक बात समझनी है, ये स्प्रिंग फोर्स है, F बराबर क्या हो गया, -kx। के जो है इसको बोलते हैं स्प्रिंग का नियतांक, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग का नियतांक। और के का जो मात्रक होगा वो होता है न्यूटन पर मीटर। ये कौन चीज है, ये के का मात्रक है, के कौन चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। देखिए ना, ये यहाँ पे क्या है, ये बल है, बल बराबर हो गया -k। ये x क्या है, x विस्थापन है, तो विस्थापन का मीटर, अरे बल का हो गया न्यूटन, तो ये न्यूटन अब बटा ये मीटर, तो क्या हो जाएगा, k का मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। अब जरा देखेंगे अगला, अब ये है स्प्रिंग में लगने वाला बल। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग के पास कुछ स्थितिज ऊर्जा होता है, वो होता है ½ -12 kx²। ये क्या है, ये है x कौन चीज है, x विस्थापन है, k क्या है, k स्प्रिंग का कांस्टेंट है। वो आपको सवाल में दिया रहेगा, उसके लिए डरना नहीं है। स्प्रिंग कोई पतला होगा तो k का मान छोटा होगा, स्प्रिंग मोटा होगा तो k का मान अधिक होगा। स्प्रिंग जितना मजबूत उसका k का मान उतना ही अधिक है। और इसी k का नाम एक और है, उसको बोलते हैं स्टीफनेस। याद नहीं रखना है आपको, उसका नाम है स्टीफनेस। आपको याद रखना है स्प्रिंग का नियतांक, बस इतना से ही काम चल जाएगा। तो PE बराबर ½ kx²। x कौन सी है, विस्थापन है, ये स्प्रिंग का ऊर्जा है, ये स्प्रिंग का फोर्स है। समझिए, ये नीचे में क्या है, स्प्रिंग का ऊर्जा है, और ऊपर में क्या है, स्प्रिंग का फोर्स है। और हाँ, अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप ये माइनस नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे माइनस नहीं लिया मतलब आपने किस पे बात किया, आपने बात किया स्प्रिंग का जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड पे बात किया। अगर कहीं पे मान लेते हैं कि वो प्लस लेके बना लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो स्प्रिंग के पास जो मैग्नीट्यूड है बल का, उसके बारे में बात किया। वो जो है वो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया। नेक्स्ट, ये स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा है, कितना होता है, -½ kx²। तो ये माइनस क्या बताता है, माइनस उसके डायरेक्शन को बताता है कि उसमें एनर्जी जमा होगा या उसमें से एनर्जी निकलेगा। समझिए, माइनस ये बताता है कि उसमें एनर्जी जमा होगा, और प्लस ये बताता है कि उसमें से एनर्जी इमिट होगा। एनर्जी जमा होगा या एनर्जी इमिट होगा, तो जितना जमा होगा उतना ही इमिट होगा। माइनस अगर कहीं पे नहीं लेता है, इसका मतलब वो जमा हुआ है कि निकला है इसके बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है अगर जमा हुआ तो इतना जमा हुआ, अगर उसमें से निकला तो इतना निकला। ओके, चलिए आगे एक सवाल लिखते हैं। अब एक सवाल लिखता है ऐसा, एक सवाल लिखता है कि किसी स्प्रिंग का के बराबर 4 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का के कितना दे दिया, 4 न्यूटन पर मीटर। यदि स्प्रिंग का विस्थापन 2 सेंटीमीटर हो तो स्प्रिंग फोर्स तथा पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करें। एक सवाल लिखें, किसी स्प्रिंग का के कितना है, 4 न्यूटन पर मीटर, जल्दी नोट करिए।
और स्प्रिंग का विस्थापन कितना है, 2 सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर में है। कहीं भी सेंटीमीटर में हो तो मीटर में बना के लेंगे। आपसे ये मेरा निवेदन है, सख्त निवेदन है। स्प्रिंग फोर्स बताइए और पोटेंशियल एनर्जी बताइए। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। चल, तो फोर्स बराबर क्या है फॉर्मूला, के एक्स। हम क्या किए बेईमानी, हम बेईमानी क्या किए, माइनस चुरा लिए। चलिए चुरा लिया, आप भी चुरा लीजिए। तो के कितना हो गया, के कितना है 4, एक्स कितना है 2 सेंटीमीटर, तो उसको 2/100 कर देंगे, मीटर बन गया। ऊपर में हो गया 8, नीचे में हो गया 100, ये हो जाएगा 0.08 न्यूटन। बहुत कम फोर्स है, बहुत कम फोर्स लगाए हैं आप, बहुत कम फोर्स लगाए हैं। ओके, मतलब क्या, अगर कोई स्प्रिंग पतला होगा, अगर कोई स्प्रिंग पतला होगा, अगर कोई स्प्रिंग पतला होगा तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ही वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, होना भी चाहिए। ठीक है, आप जरा देखेंगे एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जल्दी बोलिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बताइए, हाफ के के जगह पे 4 कितना हो जाएगा, 2/100 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 1 100 गुना 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 दूना 4 कट गया, 4 दूना 8, 10 के पावर -4 जूल। ये बन गया 8 गुना 10 के पावर -4 जूल। ये क्या बन गया, 8 गुना 10 के पावर -4 जूल। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन पे एकदम से जाके बैठ गए मेरे पे, ठीक ना। आप अपने से भी थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे हमेशा, और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दी नोट करिए आप। ये था पूरा का पूरा कहानी पोटेंशियल एनर्जी का, ये पूरा का पूरा कहानी है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। अगला हेडिंग दीजिए आप, काइनेटिक एनर्जी। अगला हेडिंग देंगे आप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग देंगे आप काइनेटिक एनर्जी। चलिए, अगला हेडिंग है मेरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। कल ये भी समझाए थे कि गतिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, इसी को आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात हमको समझाना है कि इसी को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, के ई। चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है बोला, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का एक वस्तु है, ओके। आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया F। क्या है कहानी में कि किसी सतह पर ये जो बनाते हैं ना, ये लाइन, ये जो लाइन बनाते हैं, ये जो लाइन बनाते हैं, ये लाइन, इस लाइन में, लाइन का मतलब है कि वो सतह है। ये जो लाइन बनाते हैं, इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये सतह है, और उस सतह पर ये कोई m द्रव्यमान का वस्तु रखा हुआ है। ओके, चलिए, उस पर आपने क्या किया, फोर्स लगा दिया। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाइएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो उसमें एक वेलोसिटी आएगा, और उसमें जब वेलोसिटी आती है, इसमें जब वेलोसिटी आएगी तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v। गौर करिए, समझिए अच्छे से। मेरा कहना यह हुआ कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये कोई m द्रव्यमान का एक वस्तु है, आपने उस पर फोर्स लगा दिया। तो फोर्स जब लगाएंगे तो मान लेते हैं कि शुरू में इसका u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v। और जब वेलोसिटी v हो गया तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, तो मान लेते हैं टाइम कितना लग गया, t समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, t समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, t हो गया, उसका वेलोसिटी v हो गया। t समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। अच्छा, इस दौरान वो कुछ ना कुछ तो दूरी कवर किया होगा। दूरी कितना कवर किया, s मान लेते हैं, गौर करिएगा, दूरी कितना कवर किया, s मान लिए। अब चलिए, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, मान लेते हैं कि उसका जो त्वरण है वो है a। गौर करेंगे तो फॉर्मूला v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, v बराबर होता है u प्लस at। v बराबर कहानी क्या हो गया, v बराबर कहानी हो गया u प्लस at। गुड। तो हम लोग ये देख रहे थे कि यहां पे जो v है, ये u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, और v को क्या बोलते हैं बताइए, v को बोलते हैं अंतिम वेग। अच्छा, u से त्वरण कितना है इसका, a। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, त्वरण। u से v होने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, t। u से v होने में कुछ ना कुछ तो चलना होगा, कितना चलना पड़ेगा, s चलना पड़ेगा। आपने हालांकि अभी हम लोग ये चैप्टर जैसे न्यूटन्स लॉ, मोशन के बारे में स्टडी नहीं किए हैं, बहुत जल्द उसको करेंगे, लेकिन कम से कम आप ये तो पढ़े हो, v बराबर u प्लस at। ओके, देखिएगा, v बराबर u प्लस at। दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, v² बराबर u² प्लस 2as। गौर करिए, हम ये सोच रहे थे
कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गौर करिएगा, तो वी स्क्वायर यू कितना है 0, अब प्लस 2as, यहाँ से as बराबर कितना होगा 2as बराबर वी स्क्वायर, तो as बराबर वी स्क्वायर बाई 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छे से देखेंगे, अब हम ये आपको समझाए थे कि हम लोग जो कार्य करते हैं वही कार्य या तो पोटेंशियल बनता है, वही कार्य या तो काइनेटिक बनता है। आज किस में बदलना है कार्य को, काइनेटिक में। आइए तो पहले कार्य करिए आप, आइए पहले आप कार्य करिए। कार्य बराबर क्या सिखाए, कार्य को W से, कार्य बराबर क्या सिखाए, बल गुना विस्थापन। बल कितना लगेगा, बल कितना है F, विस्थापन कितना हुआ है S। F बराबर क्या होता है फॉर्मूला ma इंटू कितना हो गया S, तो कार्य बराबर क्या बन गया m इंटू a इंटू s। अब बताइए W बराबर as के जगह पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, वी स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा m वी स्क्वायर बाई 2। यही कार्य जो आप किए हैं यही कन्वर्ट होगा गतिज ऊर्जा में। कैसे समझे, देखिए ना, कार्य किए और गति आ गया। गौर करिए ना, कार्य जो किए वो किस में परिवर्तन, मास थोड़ी बदलता है किसी वस्तु का। कल आपको क्या सिखाया गुरुत्वाकर्षण में कि मास कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो आप जो है जो कार्य किए उसको किस में परिवर्तित कर दिए, वेग में। इसका मतलब है कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू ये वेलोसिटी। यहाँ पे जो वर्क किए हैं वो कन्वर्ट किस में हो गया, वेलोसिटी में। इसका मतलब जब हमारा जो कार्य है वह वेलोसिटी में बदल जाए, वेलोसिटी में बदल जाए, तब उस कार्य को कौन सा ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। कंप्लीट। इसका मतलब जो हमारा कार्य है वो आप बोलिए तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया अब m v स्क्वायर बाई 2, m v स्क्वायर बाई 2। इसी को सजा के हम लोग लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में जल्दी सेट करिए, हाफ m v स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या मिल गया आज आपको, हाफ m v स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या मिला, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र एक आपको दिए हैं वो कितना हो गया, वो हो गया हाफ m v स्क्वायर। अब यहाँ पे रुक के आपको समझना ये पड़ेगा कि मान लेते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो दो चीज पे डिपेंड किया। यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है जिसको आप k से लिखते हैं वो दो चीज पे डिपेंड किया, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। समझिए, देखिए ना, k का संबंध k बराबर क्या है, हाफ m v स्क्वायर। k का संबंध m के साथ भी है और k का संबंध v स्क्वायर के साथ भी है। क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि k का जो संबंध है वो m के साथ भी है और k का संबंध v स्क्वायर के साथ भी है। k का संबंध m के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और v के साथ कैसा है, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है यदि m को दोगुना करेंगे, यदि इसका मतलब ये है यदि आप m को दोगुना करेंगे, यदि आप m को दोगुना करेंगे तो उसका k भी दोगुना होगा। यदि आप m को दोगुना करेंगे तो उसका k भी क्या होगा, दोगुना होगा। अगर आप v को दोगुना करेंगे तो उसका k जो है दोगुने का स्क्वायर गुना होगा। इसका मतलब यदि m दुगुना होगा तब ke भी दुगुना होगा, ke भी दुगुना होगा। ठीक है, यदि भी दुगुना होगा, यदि भी दुगुना होगा तब काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर गुना होगा, मतलब 4 गुना होगा। इस बात को आप समझिए, क्या बोल रहे हैं, यदि द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुना होगा, लेकिन यदि वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। ठीक है, समझिए, यदि m और v, यदि m तथा v दोनों दोगुना हो जाए, यदि दोनों दुगुना हो जाए तब जो है काइनेटिक एनर्जी 8 गुना हो जाएगा। ये सब बात को समझिए, यही सब कंपटीशन का क्वेश्चन है। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि यदि m दुगुना होगा, यदि आपका m दुगुना होगा तब काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना होगा। यदि आपका v दुगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगा।
यदि आपका m तथा v दोनों 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल। मान लेते हैं किसी ने क्या किया, v आधा कर, अगर m को आधा कर देंगे मतलब m/2 कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी k/2 हो जाएगा। अगर हम v को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो है वो चौथाई हो जाएगा। ये समझिए, समझ रही सब बात कि अगर आप द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आधा होगा, यदि आप वेग को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वेग का तो स्क्वायर के साथ ना जुड़ा हुआ है। इन सभी ये सभी जो स्टार्स लिखे हैं इस पे रेलवे एसएससी एनटीपीसी में खूब धड़ल्ले से क्वेश्चन उठाता है, बहुत मजेदार बहुत अच्छा। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बताए कि कैसे गतिज ऊर्जा के बदलने से जो है वो काइनेटिक एनर्जी बदलता है, इस सब चीज़ पे हम लोग डिस्कस किए। अगला हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है, अगला हम लोग को पढ़ेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ई से लिखते हैं। सुनिए, इस दुनिया में 2 प्रकार का एनर्जी है, एक है मैकेनिकल, एक है नॉन मैकेनिकल, मतलब एक है यांत्रिक और एक है अयांत्रिक। यांत्रिक ऊर्जा वो है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, और नॉन मैकेनिकल वो है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है हम लोग जिस एनर्जी की बात करते हैं वो कैसा होता है, वो यांत्रिक ही होता है। और ये यांत्रिक 2 प्रकार का, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो इसी दोनों का जो जोड़ होता है उसी को बोलते हैं टोटल एनर्जी। अर्थात टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी और जोड़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और जोड़ गतिज ऊर्जा को जब हम लोग कुल कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा, वही बनेगा टोटल एनर्जी। जब आप दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे, जब आप दोनों ओके तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। टोटल एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मतलब इस पृथ्वी पे, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर टोटल एनर्जी जो होगा उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल होगा और थोड़ा सा काइनेटिक होगा। ठीक, अगर प्योर काइनेटिक होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, अगर प्योर पोटेंशियल होगा तो वहां काइनेटिक 0 होगा। और इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर टोटल ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, किसी भी बिंदु पर जो टोटल ऊर्जा होता है वो हमेशा नियत रहता है। अर्थात न तो आप एनर्जी को बना सकते हैं, न तो आप एनर्जी को खपत कर सकते हैं, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। किसको, इसी सिद्धांत को क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसको, यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो हम लोग जो ऊर्जा की बात करते हैं उसमें 2 ही ऊर्जा होगा, एक होगा पोटेंशियल और एक होगा काइनेटिक। और वो जो टोटल ऊर्जा है वो कैसा है, यांत्रिक ऊर्जा है। मतलब हम लोग अयांत्रिक ऊर्जा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अयांत्रिक ऊर्जा जो है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, उसका मात्रा, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि जिससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी ऊर्जा की बात करेंगे वो कैसा होगा, वो यांत्रिक होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी होगा। कंप्लीट। चलिए अगला हेडिंग देंगे आप कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अगला हेडिंग होगा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, अगला जो हेडिंग है वो है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। देखेंगे तो सबसे पहली बात कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। संवेग में संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गतिज ऊर्जा को K से लिखेंगे और संवेग को P से लिखेंगे। संवेग को किससे लिखते हैं, P से। गतिज ऊर्जा K और संवेग क्या है, P में संबंध लगाना। अच्छा, गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है, हाफ
एम वी स्क्वायर, और संवेग बराबर क्या होता है एम इंटू वी। गौर करिए, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और संवेग बराबर क्या हो गया एम इंटू वी। इसी दोनों में रिलेशन लिखना है। हम ये सोचे कि आपके पास के बराबर कितना है, ये है हाफ, या इसको ऐसे लिख देते हैं ऊपर में एम वी स्क्वायर नीचे में 2। क्या करेंगे, ऊपर में भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया k बराबर, ऊपर में बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे में 2m। तो ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से k बराबर क्या हो गया, एम वी को क्या लिखेंगे p, तो ये क्या बन गया पी स्क्वायर बाई कितना हो गया 2m। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन गया पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन गया पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से ये क्या है, ये है गतिज ऊर्जा में, और ये संवेग एम भी की जगह पे क्या लिखा आपने p, तो ये बन गया गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो संवेग को आपने क्या लिखा m इंटू भी, तो जहाँ पे m इंटू भी था वहाँ p लिख दिए, तो k बराबर क्या बन गया पी स्क्वायर बाई 2m। या इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2mk, तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2mk। ये समझिए p बराबर क्या हो गया रूट अंडर 2mk। ये दोनों रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहानी क्या था, ये कहानी है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। ओके, इस पर हम लोग कुछ सवाल सब भी करेंगे। इसमें सवाल कैसा पूछता है, इसमें सवाल ऐसा देगा कि यदि गतिज ऊर्जा को दोगुना किया जाए, तो यदि संवेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। संवेग दोगुना करेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। समझिए, संवेग को दोगुना करेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। यहाँ देखिए ना पी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना, अगर संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, या अगर p प्रोपोर्शनल टू रूट के, यहाँ देखिए अगर गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो संवेग 2 गुना होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल गुना संवेग होगा। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा 2 गुना करेंगे तो संवेग रूट 2 गुना होगा। गतिज ऊर्जा 3 गुना करेंगे संवेग जो है वो रूट 3 गुना होगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना करेंगे संवेग रूट 4 गुना होगा। गतिज ऊर्जा 2 गुना करेंगे ये 4 गुना होगा। 3 गुना करेंगे ये 9 गुना होगा। आधा करेंगे 1/4 होगा। आ रहा है समझ में। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इस प्रकार का है कि आपको दे देगा कि आपके पास एक जो है वो दिया हुआ है कि संवेग में हमने 20% से वृद्धि की तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये जो पूरा कहानी ये क्या है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा, और उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।